हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द फ्री लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर ये डिस्कशन है, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो पास्ट में पेपर में पूछे जा चुके हैं या जिनमें फ्यूचर में पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मॉड्यूल ए में चैप्टर 23 के ये क्वेश्चंस हैं जो क्रेडिट अप्रेजल को रिलेट करते हैं। तो दिस बेसिकली इज मॉड्यूल बी, नॉट मॉड्यूल ए। सो मॉड्यूल बी के ये क्वेश्चंस हैं क्रेडिट अप्रेजल से रिलेटेड। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्रेडिट अप्रेजल। इससे पहले कि हम इन क्वेश्चन को शुरू करें, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। डेली बेसिस के ऊपर फ्री लाइव क्लासेस हम यूट्यूब के ऊपर कंडक्ट करते हैं, जेआईबी सीआईबी के सभी पेपर्स के लिए भी और प्रमोशन एग्जाम के लिए भी। तो इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स को और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अगर आप इन क्लासेस को ऑलरेडी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फ्री क्लासेस को ज्वाइन करके आप अपने एग्ज़ाम में पूरी हेल्प लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज के क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच लेंडर असेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोर इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें लेंडर मीन्स बैंक असेस करता है क्रेडिट वर्दीनेस अपने बोरोर की, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रेडिट चेक, उसको हम कहते हैं क्रेडिट इवेल्युएशन या क्रेडिट अप्रेजल या क्रेडिट रिव्यू। तो क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट अप्रेजल। सो क्रेडिट अप्रेजल क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें लेंडर मीन्स बैंकर असेस करता है क्रेडिट वर्दीनेस अपने बोरोर्स की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट अप्रेजल इन क्रेडिट अप्रेजल। सो इवेल्युएशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जब हम क्रेडिट अप्रेजल करते हैं? सेफ्टी ऑफ फंड्स लेंट, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स लेंट, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द क्रेडिट एक्सटेंडेड, ए गारंटी दैट अकाउंट शैल नॉट बिकम एनपीए। तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। हमने देखना इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 3 4 ऑल या 1 2 3 ओनली या 1 3 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। तो रीड करिए इन स्टेटमेंट्स को और डिसाइड करें कौन कौन सी इनमें आपको लगती हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड कर लें और फिर देखें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। ऑल द 4 आर करेक्ट, या उसमें पहले 3 करेक्ट हैं, या बीच में 1 3 4 करेक्ट हैं, या 2 3 4 करेक्ट हैं। तो चलें स्टेटमेंट को रीड करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नंबर 1 सेफ्टी ऑफ फंड्स लेंट। जो पैसा बोरो किया, जो हमने लैंड किया वो सेफ है। यस, दिस इज वन पार्ट, नो डाउट अबाउट इट। लिक्विडिटी ऑफ फंड्स लेंट, जो फंड्स हमने लैंड किए उनमें लिक्विडिटी बनी रहे, ये भी करेक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम क्रेडिट गिवन, जो लोन हमने दिया उससे हमें प्रॉफिट अर्न हम करें, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। ए गारंटी दैट अकाउंट शैल नॉट बिकम एनपीए, तो गारंटी इसमें हम नहीं दे सकते बिकॉज कोई भी अकाउंट एनपीए बन सकता है, तो इसमें गारंटी नहीं होती। तो ये होता है कि प्रिकॉशंस लिए जाते हैं सो दैट अकाउंट डज नॉट बिकम एनपीए।
सो अगर गारंटी की बजाय प्रिकॉशंस रहता वर्ड तो हम इसको भी क्लिक कर देते, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बना। इन क्रेडिट अप्रेजल द लेंडर यूजेस सर्टन स्टैंडर्ड टूल्स। क्रेडिट अप्रेजल में जो लेंडर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो कुछ टूल्स को यूज करते हैं। इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है? एनालिसिस ऑफ बोरोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, weighing prospects of applicants' product in the market, viability of customer business, whether credit will remain as a performing asset or not। तो हमारे 4 यहाँ पे टूल्स हैं, तो हमने देखना है इनमें कौन कौन से टूल्स को हम यूज करते हैं इन क्रेडिट अप्रेजल। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। तो देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है आउट ऑफ दीज 4। क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और साथ साथ में उनको इवेलुएट करते चलें कि कौन सी इसमें करेक्ट लगती है और कौन कौन सी करेक्ट नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लगती है। स्टेटमेंट नंबर 1, एनालिसिस ऑफ बोरोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, ये तो किया जाता है, दिस इज ए टूल जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस। नंबर 2, वेइंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एप्लीकेंट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। एप्लीकेंट यानी बोरोर, उसकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो चल पाएगी नहीं चल पाएगी उसको जांचना, ये भी सही है। कस्टमर के बिजनेस की वायबिलिटी, यानी क्या कस्टमर का बिजनेस उस लेवल तक कंडक्ट होगा जहां पे वो प्रॉफिट कमा सके, तो उसको हम कहते हैं वायबिलिटी। चौथा, वेदर क्रेडिट विल रिमेन एज परफॉर्मिंग एसेट। तो ये टूल नहीं है, इट इज नॉट द स्टैंडर्ड टूल आउट ऑफ दैट। तो 1 2 3 ओनली आर करेक्ट, तो दिस मीन आवर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस इन्वॉल्व्स सर्टेन स्टेप्स। क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स हैं। व्हाट इज एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज का सीक्वेंस क्या है वो हमने बताना है। तो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? असेसिंग बिजनेस ऑफ द बोरोर, बोरोर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट एक्सपोजर स्कीम्स, या ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। तो हमने बताना है इनका सीक्वेंस, तो इनको जंबल किया है, इनको आगे पीछे किया हुआ है, तो हमने उसका जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो लिस्ट आउट करना है, और ये हमारे ऑप्शंस हैं 2 1 3 4 5, या 2 1 3 5 4, या 2 3 1 5 4, या 2 1 5 3 4। तो हमने इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है। इन सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके देखिए और फिर देखिए उसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या बनना चाहिए। तो मार्किंग हम इधर कर सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट बनेगा, कौन सा सेकंड बनेगा। इन सभी को उसके लिए रीड करना इंपॉर्टेंट है। सॉरी फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर बनेगा? सो सभी स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो चलिए रीड करते हैं। असेसिंग बिजनेस ऑफ द बोरोर, बोरोर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट एक्सपोजर और स्कीम, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। ये तो डेफिनेट है कि ये ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट तो सबसे लास्ट में आएगा। नो, इसको देखते हैं। सबसे लास्ट में तो ये नहीं आएगा, तो सबसे पहले मारा जाएगा बोरोर का आइडेंटिफिकेशन। सो दिस इज नंबर 1।
बोरर को आइडेंटिफाई करके फिर हम उसके बिजनेस को असेस करेंगे। वी विल असेस बिजनेस ऑफ द बोरर। तो फिर ये हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये हुआ, उसके बाद हमारा ये हुआ, और फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करेंगे उसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट, ये तो सही है। फिर उसकी ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि वो क्वालिफाई फाइनली करता है या नहीं करता है, और फिर फाइनली उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यस, फिर फाइनली उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें ये हमारी ऑप्शन बनी। तो सबसे पहले नंबर 2, फिर नंबर 1, सबसे पहले नंबर 2, फिर नंबर 1, फिर नंबर 3, फिर नंबर 5 और फिर नंबर 4। तो ये उसका सीक्वेंस बनता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। While appraising a company, information about borrowing powers of the management can be verified from मैनेजमेंट की बोरिंग पावर्स। कंपनी के केस में दो तरह की बोरिंग पावर्स होती हैं, एक कंपनी की बोरिंग पावर्स और एक मैनेजमेंट की बोरिंग पावर्स। मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बोरिंग पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको कहाँ से वेरीफाई करेंगे? बैलेंस शीट से वेरीफाई करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से वेरीफाई करेंगे, प्रोस्पेक्ट से वेरीफाई करेंगे, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से वेरीफाई करेंगे। सो वेयर इट विल बी वेरीफाइड कि जो लोन मांगा गया है वेदर कंपनी का बोर्ड वो लोन रेज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये पावर इनमें से किस डॉक्यूमेंट से हम वेरीफाई करेंगे? बैलेंस शीट से वेरीफाई करेंगे, मेमोरेंडम से करेंगे, प्रोस्पेक्ट से करेंगे, या आर्टिकल से करेंगे? प्रोस्पेक्ट होता है वो डॉक्यूमेंट जो कोई भी कंपनी इशू करती है व्हेन कंपनी गोज फॉर पब्लिक इशू। तो ये तो रूल्ड आउट है। सो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिक डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स हैं। तो ये जो पावर्स वो ड्रॉ करते हैं वो कंपनी के इंटरनल रूल्स से ड्रॉ करते हैं, यानी ये पावर्स हमें मिलेंगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, और कंपनी की पावर्स रहती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो अगर ये क्वेश्चन होता कि कंपनी की बोरिंग पावर कहाँ वेरीफाई होंगी, तो ये डॉक्यूमेंट था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है बोर्ड की पावर कहाँ वेरीफाई होंगी, तो ये हमारा आंसर बनता है। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टू असेस क्रेडिट रिस्क इन द पास्ट लेंडर्स रिलाइड ऑन मार्केट रिपोर्ट। क्रेडिट रिस्कों को असेस करने के लिए पिछले ज़माने में जो बैंक्स हैं वो रिलाई करते थे मार्केट रिपोर्ट्स के ऊपर, जैसे क्रेडिट रिपोर्ट बैंकों से ले लिया, दूसरों से ले लिया टू टेक ए डिसीजन। लेकिन प्रेजेंट डे में लेंडर्स किसके ऊपर रिलाई करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, या क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर रिलाई करते हैं, या मार्केट ट्रेंड के ऊपर रिलाई करते हैं, या क्रेडिट रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं? फॉर इंडिविजुअल बोरोर्स एंड फॉर कंपनीज तो मार्केट एनालिसिस कंपनी का, क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिट स्कोर्स या क्रेडिट रेटिंग। तो जो लेंडर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इंडिविजुअल के केस में किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और कंपनी के केस में किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इनमें से आपको वो सेट आइडेंटिफाई करना है जो यहाँ पे इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सके। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? सो इंडिविजुअल के केस में जो लेते हैं हम वो लेंगे क्रेडिट रिपोर्ट, और कंपनी के केस में हम क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करेंगे। तो दिस मीन ऑप्शन डी, यानी सिबिल वगैरह से जो हम लेते हैं। इंडिविजुअल के केस में हम लेते हैं क्रेडिट रिपोर्ट, और कंपनीज फर्म्स के केस में
हम ऑब्टेन करते हैं क्रेडिट रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, ए डिफॉल्ट इवेंट इन केस ऑफ लोन कैन बी ट्रिगर्ड बाय। सो जो डिफॉल्ट करती हैं फर्म्स, डिफॉल्ट करते हैं बोरोर्स, वो इनमें से किसके रीजन से होता है? इंटरनल रीजन से होता है, एक्सटर्नल रीजन से होता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है? जो इंटरनल रीजंस हैं फर्म के लिए यानी बोरर से रिलेटेड, वो कौन कौन से हैं? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकता है उसका बैड फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, उसकी मार्केटिंग फेलियर हो सकती है। तो हमने बताना है जो इंटरनल रीजंस हैं, इंटरनल टू द बोरर, नॉट इंटरनल टू द बैंक, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 ऑल, या 1 and 2 ओनली, या 1 3 ओनली, या 2 3 ओनली? इंटरनल रीजंस, इंटरनल कॉजेज, क्योंकि डिफॉल्ट के दोनों ही कॉजेज हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। हमने इंटरनल टू द बोरर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इनमें कौन कौन से इंटरनल की कैटेगरी में फॉल करेंगे? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकती है, दिस इज इंटरनल, नो डाउट अबाउट इट। बैड फाइनेंशियल डिसीजन हो सकते हैं मैनेजमेंट के, दिस ऑल्सो इज इंटरनल। मार्केटिंग जितनी मैनेजमेंट को कंपनी को करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, तो मार्केटिंग फेलियर भी हो सकती है, यानी तीनों ही रीजन इसमें आ सकते हैं। तो दिस मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इन क्रेडिट अप्रेजल द लेंडर्स असेस क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बाय लुकिंग एट। क्रेडिट अप्रेजल में जो बैंक हैं वो मैनेजमेंट की क्वालिटी को किन बेसिस के ऊपर असेस करते हैं? कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? नंबर 1, कंपोजिशन ऑफ द प्रमोटर्स, उनमें प्रमोटर्स कौन कौन से हैं? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन लोग हैं? एक्सपीरियंस ऑफ द डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री, जो डायरेक्टर्स हैं उनकी एक्सपीरियंस क्या है इंडस्ट्री में, या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका एक्सपीरियंस और उसका एक्सपर्टीज क्या है इन द इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने इनमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमें लगता है कि वो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को असेस करने के लिए एज ए टूल यूज किए जाते हैं। तो 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली, किन किन को असेस किया जाता है? Question number 8. So what will be the answer? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या बनेगा? व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी को असेस करना है तो प्रमोटर कौन कौन है, उनका कंपोजिशन क्या है, ये देखना जरूरी है। दिस इज करेक्ट। बोर्ड के ऊपर कौन कौन से, अगर वो कंपनी है तो कंपनी का बोर्ड होता है, तो उसके बोर्ड के ऊपर कौन कौन लोग हैं, ये रेलेवेंट है। जो डायरेक्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है इंडस्ट्री में, ये भी एकदम रेलेवेंट है। कंपनी का जो सीईओ है उसका एक्सपीरियंस क्या है और उसकी उस इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज क्या है, तो ये भी बहुत रेलेवेंट है, यानी ऑल द 4 आर रेलेवेंट। तो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल असाइंस टू नॉन रिस्क कंपोनेंट्स। जो क्रेडिट रेटिंग रिस्क मॉडल है वो क्या असाइन करता है? स्कोर असाइन करता है, कैटेगरीज असाइन करता है, ग्रेड्स या मार्क्स असाइन करता है, या रैंकिंग असाइन करता है? क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल इनमें से किस चीज को असाइन करता है टू नॉन रिस्क कंपोनेंट्स? नॉन रिस्क कंपोनेंट्स को लेकर के इनमें से किसको असाइन करता है? स्कोर्स देता है वो, कैटेगरीज देता है वो, ग्रेड्स या मार्क्स देता है, या वो रैंकिंग देता है?
तो व्हाट इज असाइंड बाय दैट मॉडल टू द नॉन रिस्क कंपोनेंट। एक से ज़्यादा रिस्क कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए वो क्या देता है, वो देता है ग्रेड्स और मार्क्स। फिर ओवरऑल स्कोरिंग देखा जाता है। तो व्हाट इज गिवन बाय क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल, ग्रेड्स और मार्क्स, और फिर उनको स्कोर में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि स्कोर ओवरऑल कितना है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा रिस्क कंपोनेंट्स होते हैं। In a credit risk rating model, each risk component is assigned percentage, priorities, values या weights relative to importance of items in arriving at the credit risk score for the borrower। जो क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल है, ईच रिस्क कंपोनेंट के लिए, हर एक रिस्क कंपोनेंट के लिए इनमें से वो क्या असाइन करता है, एंड दैट इज रिलेटिव टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम इन ओवरऑल क्रेडिट रिस्क स्कोर। यानी उसमें अगर एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है, इनकी टोटल जो ग्रेड्स होंगी उनको हम टोटल कर लेते हैं, तो फिर उसके बेसिस के ऊपर क्रेडिट रिस्क स्कोर अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे वो इन कंपोनेंट को क्या असाइन करता है, व्हाट इज असाइंड, परसेंटेज असाइन करता है, प्रायोरिटीज असाइन करता है, वैल्यूज असाइन करता है, वेट्स असाइन करता है। क्या असाइन करता है, वो असाइन करता है वेट्स। सो वेट्स मीन्स अगर ये ओवरऑल स्कोर हमने 100 लेना है तो एक नंबर कंपोनेंट के लिए कितने परसेंट वेट रखा गया है, यानी उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इन द ओवरऑल। तो लेट अस से इसकी इंपॉर्टेंस है 30% की, जो 30% वेट हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस है 15% की, ये 15% वेटेज हो गया। इसकी है हमारे पास लेट अस से 10, ये 10% हो गया। और इसकी हमारे पास है 45, तो ये 45 वेटेज हो गए। तो ये डिफरेंट वेट्स हो गए उनके। तो इंडिविजुअल रिस्क कंपोनेंट के लिए वो वेट्स असाइन करता है। देयर आर वेरियस कार्डिनल पैरामीटर्स ऑफ लेंडिंग। लेंड करने के डिफरेंट कार्डिनल पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोर, कंसिडरिंग पर्पस ऑफ द लोन, वेरीफाइंग कैश फ्लोज एंड सोर्स ऑफ रिपेमेंट्स, असेसिंग सिक्योरिटी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी, और असेसिंग एलिमेंट ऑफ फ्रॉड इन द प्रपोज्ड एक्टिविटी। तो ये 5 पैरामीटर यहाँ पे बताए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। हमने बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं, ऑल द 5 या 1 2 3 4 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 5 ओनली। कौन कौन से इनमें हमें लगता है कि वो इन कार्डिनल पैरामीटर्स के इंक्लूड होंगे। सभी को रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 का, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए सभी स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस बोरोर्स की इवेल्युएट करना, ये तो कार्डिनल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेफिनेटली। कंसिडरिंग पर्पस ऑफ द लोन, किस पर्पस के लिए लोन दिया जा रहा है, लीगल पर्पस है, इलीगल पर्पस है, प्रोडक्टिव पर्पस है या नॉन प्रोडक्टिव पर्पस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आने वाला है, प्रॉफिट आने वाला है, या सोर्स रीपेमेंट का क्या रहेगा, इसको असेस करना भी, वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या मिलने वाली, उसकी वैल्यू क्या है, कहाँ तक वो रिलायबल बनेगी, इसको असेस करना भी इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ फ्रॉड इन द प्रपोज्ड एक्टिविटी, ये असेस नहीं किया जा सकता, इनको तो हम असेस कर सकते हैं बट नॉट द 5th वन। तो दैट मीन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 7 C's ऑफ क्रेडिट अप्रेजल डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रेडिट अप्रेजल में 7 C's होती हैं,
तो यहाँ पे हमने बताना है इनमें कौन सी 7 C's का पार्ट नहीं है। देखें कौन से हैं, क्रेडिट वर्दीनेस, करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल, क्रिएटिविटी एंड कैश फ्लोज। तो क्रिएटिविटी इसका पार्ट नहीं है, कॉम्पिटेंस इसका पार्ट नहीं है, कंसिस्टेंसी इसका पार्ट नहीं है, कमिटमेंट इसका पार्ट नहीं है। तो इसको तो बड़ी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा बनता है। सो क्रेडिट वर्दीनेस बनता है, करेक्टर बनता है, कैपेसिटी बनता है, कैपिटल बनता है, कोलैटरल भी बनता है, क्रिएटिविटी उसका पार्ट नहीं है। 7 C's में क्रिएटिविटी पार्ट नहीं है। और वैसे भी जो बाकी 3 है, कॉम्पिटेंस है, कमिटमेंट है, कंसिस्टेंसी है, वो इनमें कहीं हमें दिखाई देती नहीं है। तो यहाँ क्रिएटिविटी की बजाय अगर हम 7 C's में कंडीशंस को ले लेते तो लोन की कंडीशंस क्या होंगी, तो वो रेलेवेंट होता। तो नंबर 6, तो इट शुड हैव बीन कंडीशंस। इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, बाकी क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इफ फ्री लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम। ये क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं और हमारा आंसर है इट इज़ नॉट एनफ। लेकिन ये क्लास बहुत ही यूजफुल है आपके स्कोर को इंक्रीज करने के लिए, इसलिए इनमें से किसी भी क्लास को मिस करेंगे अगर आप, तो आप अपनी कॉस्ट के ऊपर मिस कर रहे होते हैं। पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होता है। फुल सिलेबस करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, अगर हम यूज़ करते हैं IIBF की बुक्स को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फीडबैक देते हैं वो इस प्रकार का है, इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं इन बुक्स की, तो अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो उन लिमिटेशंस का ध्यान रखा जाए। नंबर 1, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, जो टर्म्स यूज़ की गई हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है। इसके चलते वो बार बार उनको पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, और उसके चलते हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाता है उनमें, या यूँ कहें वेस्ट हो जाता है। और प्रैक्टिस के लिए इनमें हमें क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं तो बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी नहीं रहते। और इन सभी के चलते ना तो हम फुल सिलेबस को कवर कर पाते हैं और ना ही हम जो प्रॉपर स्कोर है वो आसानी से ले सकते हैं। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। हमारे वीडियो लेसन्स को जब आप यूज़ करते हैं तो आप पाएंगे कि हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान करके समझाते हैं, जिससे आप बहुत क्विकली उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बहुत देर तक याद रख सकते हैं। तो उसके चलते आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है। हमारा क्वेश्चन बैंक, इसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे तो हमारी प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो जब इतना कुछ इतना अच्छे से अवेलेबल है तो वाई नॉट टू यूज़ इट। तो ये अवेलेबल कहाँ पे है? ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में। तो हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज को लॉगिन करें। कोर्स पेज में आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। कोर्स पेज में ही आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारी ऐप को जब यूज़ करेंगे तो आप कोर्स पेज में ही आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ इसको कंसिडर करें और पेपर में पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज द फाइनेंशियल साउंडनेस इज असेस्ड फ्रॉम। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, प्राइवेट कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी की बात करें, तो इनकी जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो हम कहाँ से असेस करते हैं? टैक्स रिटर्न्स से, या बैंक स्टेटमेंट्स से, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से, या ऑडिटर्स रिपोर्ट्स से। तो हमने असेस करना है इनकी फाइनेंशियल साउंडनेस को। तो उसको असेस करने के लिए इनमें से हम किस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 क्या आंसर बनता है? हम यूज करेंगे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
बैलेंस शीट रहती है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, उसमें कैश फ्लो रहता है, और कंपनी के केस में उसमें ऑडिटर रिपोर्ट भी रहता है। तो हम इसको यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एज पार्ट ऑफ क्रेडिट अप्रेजल, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बोरर कैन बी मेड बाय अंडरटेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज और सर्च इन द रिकॉर्ड्स ऑफ। क्रेडिट अप्रेजल के पार्ट के तौर के ऊपर, एक्टिविटी के तौर के ऊपर जो डेटा इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हम उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और उसके लिए हमें डिस्क्रीट क्वेरीज या सर्च करनी होगी। किनके रिकॉर्ड्स में? सरसाई के रिकॉर्ड्स में, आरओसी के रिकॉर्ड्स में, आरबी के डिफॉल्टर लिस्ट में, या क्रिलिक के रिकॉर्ड में। तो हमें ये डिस्क्रीट इंक्वायरी या सर्च कहाँ करनी होगी? इनमें से ऑल द 4, 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। तो ये डिस्क्रीट इंक्वायरी या सर्च वेरिफिकेशन के लिए इनमें से किसके रिकॉर्ड में करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14, क्या आंसर बनेगा? सो किसका रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं सरसाई का रिकॉर्ड, हम चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का रिकॉर्ड, हम देख सकते हैं आरबी की डिफॉल्टर लिस्ट को, हम देख सकते हैं ये डेटाबेस सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज क्रेडिट, तो इसको भी हम देख सकते हैं, यानी ऑल द 4 को हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने आइडेंटिफाई करनी है कौन सी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट, तो पहले मैं सभी स्टेटमेंट्स को यहाँ पे दे देता हूँ, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स को रीड करें सभी को एक एक करके, और फिर देखें इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बिजनेस रिलेटेड लोन्स आर रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसिस एंड स्टेज ऑफ द बिजनेस। सो जो बिजनेस रिलेटेड लोन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? सर्कमस्टांसिस और स्टेज ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस किस स्टेज के ऊपर है और उसके बिजनेस के सर्कमस्टांसिस क्या है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर स्टार्टिंग और एक्सपेंडिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर बिजनेस को शुरू करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, दोनों ही सिचुएशन में जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फॉर रनिंग ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर नीड्स लोन फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेस को रन करने के लिए, सो एक होता है बिजनेस को सेटअप करना, एक होता है बिजनेस को रन करना, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, ये भी करेक्ट है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज फाइनेंस्ड बाय कैपिटल फ्रॉम प्रमोटर्स एंड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज। सो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर हम करते हैं वो कैसे फाइनेंस होता है? कैपिटल से फाइनेंस होता है और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी से फाइनेंस होता है? नो, वो फाइनेंस होता है वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी से नहीं होता, बिकॉज वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल से नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है टर्म लोन से। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स बनता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर बना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिक्योरिटी फॉर ए लोन आर ट्रू और फॉल्स? एक बार फिर से ट्रू और फॉल्स हमने बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी।
तो पहले ये स्टेटमेंट्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट हमें लगता है कि वो करेक्ट है, कौन कौन सी लगता है कि वो फॉल्स है। तो सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके रीड करिए और देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन कौन सी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16? चलिए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रू बनती है, कौन कौन सी फॉल्स बनती हैं। तो नंबर 1, सिक्योरिटी एड्स टू फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। सो फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है वो प्रॉफिट से आती है, ऑपरेशन से आती है, सिक्योरिटी से नहीं आती। तो सिक्योरिटी उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को ऐड नहीं करती, इंप्रूव नहीं करती, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। कोलैटरल डज नॉट अफेक्ट क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट and is not part of the internal or external factor that have a relationship with the quality of the credit। जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो लोन की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करती। यस, दिस इज करेक्ट। तो ऑलमोस्ट वही स्टेटमेंट है जो यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डज नॉट अफेक्ट है इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। और ना ही वो कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कॉज है जिसका रिलेशनशिप क्रेडिट क्वालिटी के साथ है। स्टेटमेंट नंबर 3, सिक्योरिटी हैज ए वेरी डेफिनेट प्लेस वंस एन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट अकर्स। अगर लोन में डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस तो बहुत बनती है। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। कोलेटरल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स क्रिएटेड बाय यूजिंग द लोन अमाउंट। 2 तरह की सिक्योरिटी होती है, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जो लोन के अमाउंट को यूज करके एसेट क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी सिक्योरिटी लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। कोलेटरल सिक्योरिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स जा रही है। तो इसके चलते तो कौन सा हमारा आंसर बना? तो ये हमारा आंसर बना। सो 2 और 3 करेक्ट हैं, 1 और 2, 1 और 4 फॉल्स हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कैश फ्लोज इन ए बिजनेस। बिजनेस में जो कैश फ्लोज हैं यानी बिजनेस में जो कैश आता है वो कहाँ कहाँ से आता है? फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम सेल और अदर इनकम, द सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स, फंड्स रेज्ड बाय इशूइंग डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज, या एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन। तो ये हमारे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा आंसर बनता है देखिए। तो हमने बताना है जो कैश फ्लोज आते हैं बिजनेस के अंदर वो इनमें से किस में से आते हैं। एक एक ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आंसर बनता है? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? तो चलिए इनको देख लेते हैं। फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम सेल्स और अदर इनकम। सो बिजनेस की जो सेल्स हैं या बिजनेस की जो दूसरी इनकम है उससे कैश आता है, दिस इज करेक्ट। सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स को सेल किया जाए, लिक्विडेट किया जाए तो वहां से भी कैश आता है, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। फंड्स रेज्ड बाय इशूइंग डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज, अगर पब्लिक इशू किया जाए डेट सिक्योरिटीज का या इक्विटी सिक्योरिटीज का तो वहां से भी कैश आता है। एडिशनल कैपिटल, जब प्रमोटर एडिशनल कैपिटल डालते हैं तो उससे भी कैश आता है। यानी ये सारे के सारे हमारे कैश फ्लो के सोर्सेस हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेंडर प्रेफर दैट रीपेमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय बोरोर कम्स फ्रॉम। जो लेंडर हैं वो प्रेफर करते हैं कि लोन का जो रीपेमेंट है, जो लोन बोरोर ने रेज किया उसका जो रीपेमेंट है इनमें से कहाँ से उनको आए? सेविंग्स ऑफ द बिजनेस से आए,
एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से आए, प्रॉफिट जनरेटेड बाय बिजनेस से आए, या डेट रिस्ट्रक्चरिंग से आए। रीपेमेंट ऑफ द लोन इनमें से किस सोर्स में आए, लेंडर किस सोर्स को प्रेफर करते हैं, तो ये वेरियस सोर्स हैं, तो इनमें से लेंडर किस सोर्स को प्रेफर करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। सो विच सोर्स इज प्रेफरेबल। क्वेश्चन नंबर 18, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? तो प्रेफरेबल सोर्स बनता है कि जो बिजनेस फाइनेंस किया है, जो एक्टिविटी फाइनेंस की है, उससे जो कैश जनरेट होना है यानी प्रॉफिट जनरेट होना है, ये रीपेमेंट वहां से आनी चाहिए, तो वो प्रेफर करेंगे प्रॉफिट जनरेटेड बाय द बिजनेस, तो इसको वो प्रेफर करेंगे। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, व्हाट इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग क्लियरली सोर्स ऑफ बोरोर्स कैश फ्लोज। अगर हमने बोरोर्स के कैश फ्लोज को अंडरस्टैंड करना हो, वो भी बहुत क्लियरली, तो फिर इनमें से कौन सा यूजफुल रहेगा? बजट एनालिसिस यूजफुल रहेगा, मार्केट ट्रेंड यूजफुल रहेंगे, कैश फ्लो एनालिसिस यूजफुल रहेगा, या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यूजफुल रहेगी? तो अगर हमने अंडरस्टैंड करना है सोर्स ऑफ बोरोर्स कैश फ्लोज, तो इनमें से कौन सा यूजफुल रहेगा? जो उसने बजट बना है उसका एनालिसिस, जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं वो, या कैश फ्लो एनालिसिस यूजफुल रहेगा, या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यूजफुल रहेगी? तो क्या यूजफुल रहेगा? तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा सीधा सा आंसर भी प्रोवाइडेड है। तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर प्रोवाइड है, कैश फ्लो है तो हम कैश फ्लो का एनालिसिस करेंगे, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। सैंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ लोन इज टेक्नोलॉजी एंड नॉर्म्स बेस्ड। तो डिफरेंट टाइप के लोन्स हैं, तो किस प्रकार के वो लोन्स हैं जिनमें सैंक्शन करते समय हम टेक्नोलॉजी को और नॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं? कॉर्पोरेट लोन्स हैं, एग्रीकल्चर लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, रिटेल लोन्स हैं। तो किस टाइप के लोन्स को सैंक्शन करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का और नॉर्म्स का यूज़ करते हैं? सो नॉर्म्स होते हैं वो रूल्स जिसमें ये तय होता है कि अगर ये है तो ये लोन देंगे, ये है तो ये लोन देंगे, इस प्रकार के रूल्स बने होते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉर्म्स। तो इनमें कौन सा वो लोन्स हैं जिसमें हम इन दोनों का भरपूर यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का और नॉर्म्स का? क्वेश्चन नंबर 20, कॉर्पोरेट लोन्स के लिए, एग्रीकल्चर लोन्स के लिए, पर्सनल लोन्स के लिए, रिटेल लोन्स के लिए, तो ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि इनमें हमारी जो अप्रेजल है वो बहुत आसान होती है, अप्रेजल का रोल बहुत लिमिटेड होता है, टेक्नोलॉजी और नॉर्म्स का रोल ज़्यादा रहता है। तो वो कौन से लोन्स हैं? क्वेश्चन नंबर 20, क्या आंसर बनता है देखिए। तो ये लोन्स हैं रिटेल लोन्स, तो रिटेल लोन्स में नॉर्म्स बने होते हैं कि अगर सैलरी इतनी है तो उस सैलरी का इतने गुना हमारा लोन बन जाएगा, तो ये नॉर्मल रूल पहले से बने होते हैं और इसमें टेक्नोलॉजी का हम भरपूर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फंड्स रिक्वायर्ड टू सस्टेन वर्किंग साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल ऑफ एनी यूनिट आर कॉल्ड। वो पैसा जो वर्किंग कैपिटल के साइकिल को या प्रोडक्शन साइकिल को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वो फंड्स जो वर्किंग साइकिल को, प्रोडक्शन साइकिल को सस्टेन करने के लिए चाहिए, तो इनमें से हम उनको क्या कहते हैं? तो उन फंड्स को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल फंड्स। दो तरह के फंड्स होते हैं बिजनेस के अंदर, एक होते हैं हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, एक होते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हम बिजनेस को सेटअप करते हैं,
और वर्किंग कैपिटल से हम बिजनेस को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है, प्रोडक्शन का जो साइकिल है, उसको कंटिन्यू रखना है। उसके लिए हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल फंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, द की डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग ऑफ कैश। While long-term financial decisions like buying capital equipment or issuing debentures involve cash flow over 5 to 15 years, short-term financial decisions typically involve cash flows within the operating cycle. तो हमने बताना है ये आंसर क्या बनेगा। तो यस, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। द की डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो कैश की टाइमिंग है उसको लेकर के मेन डिफरेंस होता है। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जैसे हमने कैपिटल इक्विपमेंट को बाय करना है या डिबेंचर्स हम इशू करते हैं, तो जो कैश फ्लोज हैं वो कितने पीरियड वाले रहते हैं। और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन है, जैसे उसमें जो कैश फ्लो कितने पीरियड का देखा जाता है। तो हमने ये जो टाइम पीरियड है इसके बारे में आंसर देना है। सो लॉन्ग टर्म को लेकर के और शॉर्ट टर्म को लेकर के। सो ये टाइम पीरियड है 3 से 5 साल और 1 ईयर, 1 से 3 years and 6 months, 5 से 15 years and 1 year, एंड 2 से 10 years and 6 months। वैसे इसका क्लू पहले दिया जा चुका है, आसानी से आप इसके आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए क्या आंसर बनता है? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22? तो 5 से लेके 15 साल ये है लॉन्ग टर्म और 1 साल है शॉर्ट टर्म। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। So long term 5 to 15 and short term means 1 year. Every business requires funds for setting up of its enterprise by acquiring assets like land, plant, machinery, building, furniture, etc. For this, it needs floating capital, variable capital, fixed capital और operational capital. अगर किसी बिजनेस ने परचेज करने हैं, अक्वायर करने हैं, बिजनेस सेटअप करने के लिए फंड्स, तो जिसमें वो लैंड परचेज करेगा, प्लांट मशीनरी परचेज करेगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, फर्नीचर परचेज करेगा, तो उसमें इनमें से किस प्रकार के फंड्स यूज होंगे? फ्लोटिंग कैपिटल फंड्स यूज होंगे, वेरिएबल कैपिटल फंड्स यूज होंगे, फिक्स्ड कैपिटल फंड्स यूज होंगे या ऑपरेशनल कैपिटल फंड्स यूज होंगे। तो किस टाइप की कैपिटल के फंड्स यूज होंगे? इसमें काम करेंगे जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर फंड्स अवेलेबल रहें, और लॉन्ग टर्म्स के ऊपर अवेलेबल रहने वाले फंड्स को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कैपिटल फ्रॉम द प्रमोटर्स, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, इस प्रकार के फंड्स की जरूरत पड़ेगी इसको फाइनेंस करने के लिए। Question number 24. Business needs funds for short-term purpose like purchasing raw material, paying wages, and other day-to-day expenses. These funds are known as business को जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए फंड्स चाहिए, जिसमें वो परचेज करता है रॉ मटेरियल को, वेजेस पे करता है और डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करता है। तो ये फंड्स को हम क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल फंड्स, सीड कैपिटल फंड्स, वर्किंग कैपिटल फंड्स या इक्विटी कैपिटल फंड्स। तो इन फंड्स को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए? सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24? इन फंड्स को जो डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए तो इनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल फंड्स। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल करंट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज इज कॉल्ड
वो कैपिटल जो टोटल करंट एसेट में इन्वेस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, या लिक्विड कैपिटल कहते हैं, या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, या इक्विटी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जो टोटल करंट एसेट है एंटरप्राइज के, उसमें इन्वेस्ट किए हुए कैपिटल को हम कौन सी कैपिटल कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25? सो 25 का आंसर बनता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल रहता है, करंट एसेट में स्टॉक इन प्रोसेस रहता है, करंट एसेट्स के अंदर फिनिश गुड्स रहती हैं, करंट एसेट्स के अंदर रिसीवेबल्स रहते हैं, करंट एसेट्स के अंदर कैश भी रहता है। तो इन सभी का या ऐसे ही और एसेट का जो टोटल है सो उसको हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट इज एंड नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है वो फिनेंशियल और ऑनगोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, या एसेट बेस्ड कंसेप्ट है, या इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट है, या ऑपरेशनल कंसेप्ट है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा है? और नेट वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का। तो हमने बताना है नेचर ऑफ दैट, तो वो हम कॉन्सेप्ट की फॉर्म में बताएंगे। वो फाइनेंशियल या ऑनगोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है, एसेट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, या ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है या ऑन गोइंग या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। तो वर्किंग कैपिटल में जो ग्रॉस कैपिटल है वो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल कितनी चाहिए, और फिर नेट वर्किंग कैपिटल है उसमें से कितनी चाहिए। तो ग्रॉस है, ग्रॉस के जो सोर्सेज हैं 3 होते हैं। जो ग्रॉस कैपिटल है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसके 3 सोर्सेज हैं। एक सोर्स होता है उसमें नेट वर्किंग कैपिटल, एक होता है उसमें जो क्रेडिटर्स, और एक उसमें होता है कंपोनेंट बैंक लोन्स, बैंक फाइनेंस। तो इसीलिए नेट वर्किंग कैपिटल को हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म एसेट यूजेस। जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं अगर वो लॉन्ग टर्म यूजेस से ज़्यादा हों तो उनको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? यानी लॉन्ग टर्म फंड्स ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म यूजेस कम है, तो जो भी सरप्लस बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, उसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, उसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्या कहा जाता है उसको? एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस, व्हाट इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? तो जब हम एक तरफ लॉन्ग टर्म एसेट्स को रखते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स को रखते हैं, और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म यूज को रखते हैं, तो दोनों का गैप जो है उसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। सो दैट इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव भी हो सकती है। जब लॉन्ग टर्म फंड्स ज़्यादा है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म यूज तो ये पॉजिटिव होगा। जब लॉन्ग टर्म यूज ज़्यादा है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म फंड्स तो फिर ये नेगेटिव होगा। When current assets exceed current liabilities, the net working capital is। तो जब करंट एसेट का वैल्यू ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से तो नेट वर्किंग कैपिटल फेवरेबल होगी, सरप्लस होगी, पॉजिटिव होगी, अबंडेंट होगी। एंड व्हेन करंट लाइबिलिटीज आर मोर देन करंट एसेट इट वुड बी। जब करंट एसेट्स कम हैं
करंट लायबिलिटीज ज़्यादा हैं तो ये अनफेवरेबल होगी, डेफिसिट होगी, नेगेटिव होगी या लैकिंग होगी। तो इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 28। तो कुछ हिंट ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 27 में भी प्रोवाइड किया इसको लेकर के, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट आई एक्सप्लेन्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 27। तो जब करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, लेट अस से करंट एसेट्स हैं 20, करंट लायबिलिटीज कम है, लेट अस से करंट लायबिलिटीज आर 17, तो ये जो बचा ये बच गया है नेट वर्किंग कैपिटल, तो ये बच गया है 3। तो इस केस में ये पॉजिटिव है और अगर ये हैं 20 और ये हैं 25 तो फिर ये -5 हो जाएगा, तो फिर ये नेगेटिव कहलाएगा। तो दिस इज आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। To ensure that sufficient liquidity is available with a business firm to meet current liabilities, the current ratio should be अगर ये सुनिश्चित करना है कि बिजनेस के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, तो करंट रेशियो इनमें से क्या होनी चाहिए? लेस देन 1:1, इक्वल टू 1:1, लोअर देन 1:1, हायर देन 1:1। तो अगर ये सुनिश्चित करना है कि सफिशिएंट लिक्विडिटी अवेलेबल हो बिजनेस के पास, तो उस केस में जो करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, तो करंट रेशियो इनमें क्या होना चाहिए? सो करंट लायबिलिटी को तभी पे किया जा सकता है जब करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कब ज़्यादा बनेंगे? जब करंट एसेट्स की वैल्यू लेटस से इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, लेटस से 1.2 इस केस में। तो दिस मीन जब करंट रेशियो मोर देन 1 होगी, हायर देन 1 होगी, तो तभी करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट पॉसिबल हो सकेगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं हमारे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं लाइव क्लास का, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर देंगे, वहीं हम उसको सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आप लाइव क्लास को वॉच कर रहे हो तो फिर आप इसके चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हो। वैसे लाइव क्लास वाले, रिकॉर्डेड वर्जन क्लास वाले, तो दोनों कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, वहीं पे हम उसको सूटेबली आंसर करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। आज के सेशन में हम क्रेडिट अप्रेजल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने अंडरस्टैंड की। ये सेशन आई एम श्योर आपको यूजफुल लगा होगा, तो इस सेशन को क्विकली लाइक कर दें, क्योंकि जब आप सेशन को लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे और स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाता है। तो दिस मीन आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, ये दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। तो लेट अस हेल्प अदर स्टूडेंट्स, तो क्विकली लाइक कर देंगे इस वीडियो को। पर्सनल तौर के ऊपर भी आप शेयर कर सकते हैं इसके लिंक को थ्रू योर सोशल मीडिया अकाउंट। अगर आप हमारी क्लासेस को मिस कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो भी बेल आइकन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे इमीडिएटली। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग इज कॉल्ड, एंड डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड। तो जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं टोटल करंट एसेट्स ऑन वन साइड एंड करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग ऑन द अदर साइड, तो उसको क्या कहते हैं?
डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटीज, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स है। तो जो डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट एसेट है एंड करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग है, उसको हम लिक्विड एसेट गैप कहते हैं, या वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं, या एसेट शॉर्टफॉल कहते हैं, या फंडिंग गैप कहते हैं। जो डिफरेंस टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, लायबिलिटी सरप्लस कहते हैं, या एसेट गैप कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उनको? क्वेश्चन नंबर 30। तो जो डिफरेंस है टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटीज में, उसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। और जो डिफरेंस टोटल करंट एसेट्स में है और करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरिंग्स में है, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? इनमें से वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट कौन सा है? रॉ मटेरियल है, स्टॉक इन प्रोसेस है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स हैं। तो बताइए इनमें वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट कौन सा है? ऑल द 5 हैं, 1 2 3 4 हैं, या 1 2 4 5 हैं, या 2 3 4 5 हैं? तो वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट इनमें कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31। सो रॉ मटेरियल कंपोनेंट है, यस रॉ मटेरियल तो कंपोनेंट है उसका। स्टॉक इन प्रोसेस है, यस स्टॉक इन प्रोसेस भी है। फिक्स्ड एसेट है उसका कंपोनेंट, नो ये तो नहीं है। कंज्यूमेबल स्टोर्स उसका कंपोनेंट है, यस। रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स हैं, यस हैं। तो दिस मीन हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है? हमारा ऑप्शन बनेगा 1 2 4 5 वाला, यानी ऑप्शन सी इज आवर आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज की क्लास में हमने क्रेडिट अप्रेजल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा से वॉच करना, लेकिन एक बार फिर से रिक्वेस्ट, लाइक कर दें ताकि यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।